इस विषय पर राहुल जी से एक बार चर्चा कर डिटेल पूछ लो जरा। वो चर्चा नहीं कर रहे ना, वो मीडिया को वहां पर कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि वो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारा मुंह बंद है। नहीं, मगर इस कमरे में बैठकर आपको इंटरव्यू करे सीए पर और समझाए, जो वो बोल रहे हैं वो इतना समझा दे जनता को। देखिए, मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है, प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का अहित मत करिए। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है। वो दिन दूर नहीं है जी, वो दिन दूर नहीं है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम इसको कड़ाई से रोकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। तो नागरिकता के बारे में कानून और कानून का इम्प्लीमेंटेशन, वो दोनों हमारे संविधान की 246/1 अनुच्छेद के माध्यम से इसको शेड्यूल 7 में डाला गया है, जो केंद्र की, इसकी तमाम शक्तियां केंद्र को दी गई है। राहुल गांधी जो न्याय यात्रा में बार बार सीए भी उठा रहे हैं और बाकी विषयों पर भी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कभी सीए लागू कर रहे हैं। मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट है जी, कांग्रेस में आपकी अच्छी खासी पहुंच है, इस विषय पर राहुल जी से एक बार चर्चा कर डिटेल पूछ लो जरा। वो चर्चा नहीं कर रहे ना, वो मीडिया को वहां पर कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि वो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारा मुंह बंद है। नहीं, मगर इस कमरे में बैठकर आपको इंटरव्यू करे सीए पर और समझाए, जो वो बोल रहे हैं वो इतना समझा दे जनता को। राजनीति के अंदर आपके निर्णय को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। जैसे मेरी सरकार का फैसला ऐसी है, इसके बारे में मेरी पार्टी के तर्क, मेरी गवर्नमेंट के तर्क और क्यों ये देश के हित में है, मुझे समझाना पड़ता है। जरा राहुल गांधी जी आपके इसी कमरे में आकर देश को समझा दे कि क्यों विरोध में है। आप कहते हैं कि ये राजनीतिक नहीं है, लेकिन आपके जो राजनीतिक स्पीचेस हैं, तेलंगाना में आपने कहा, जब आप अपने वायदे गिनते हैं कि ये वायदे हमने पूरे किए, तो सीए भी उसमें है, तो इसमें राजनीतिक कहां से हो गया? तो फिर आपके तो हमारा एक वादा था कि देश के अर्थतंत्र को सुधारेंगे, तो क्या अर्थतंत्र मत सुधारो, पॉलिटिक्स कर रहे हो। फिर राजनीतिक कहां से हो गया? हम मानते हैं सीए देश के हित में है, इनका अधिकार है, इसलिए हमने दिया है। पॉलिटिक्स कहां से? वो भी कहे ना देना चाहिए, अगर राजनीतिक फायदा है तो उनको कौन रोक रहा है? आपके आलोचक के जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ती हूँ और आप बताइए। जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो अंधाधुंध लोग आएंगे, बीजेपी उन्हें नागरिकता देगी, उससे थेफ्ट, रॉबरीज, रेप बढ़ जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए, इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है? वो ऑलरेडी यहां है और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप अपने नागरिकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और इनको स्मिता जी वो पार्टीशन के बैकग्राउंड को भूल गई हैं।
शायद उनको जो निराश्रित आए थे, जो रेफ्यूजीज आए थे, इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर रेफ्यूजी बनकर यहां आए थे, दिल्ली के बाजार में सब्जियों की दुकान लगाई थी। मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका का दिन मनाकर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है। इन लोगों के मन में संवेदना नहीं है, वो समझते नहीं है वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गौरव छीना जाए, अपमानित किया जाए, क्या करेंगे वो? इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे। 50 में आ गए, 60 में आ गए, 70 में आ गए, 80 में आ गए, आज भी नागरिकता नहीं है। बच्चों को अस्पताल में दाखला नहीं मिलता है, ढंग की नौकरी नहीं मिलती है, छुट भैया नौकरी करते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्या गुनाह है उनका? विभाजन का फैसला उन्होंने नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। और उस वक्त सब ने कहा था कि जो आएंगे उसको हम नागरिकता देंगे। अब अपने वादे से मुकर जाना, मैं मानता हूं कि हमें तो कम से कम मंजूर नहीं है। इनकी संवेदनाओं को भारतीय जनता पार्टी भी महसूस करती है, इस देश के प्रधानमंत्री भी महसूस करते हैं, और हम मानते हैं कि इनकी ये 75 साल की वेदनाओं का अंत कभी न कभी आना चाहिए, और ये चुनाव के पहले आ जाए वो ठीक है। ओवैसी साहब पे आ जाती हूँ, जो आपके हमेशा ही स्पीक्स अगेंस्ट यू, तो उनके बारे में वो खुलकर ही कह रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम है। क्या तर्क है आपका? एंटी मुस्लिम कैसे है? कि आप सिर्फ मुसलमानों को उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया, ये मैं वो कह रहे हैं। क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे, और अगर वो और भारत के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना? कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। पर मैं फिर से वही पूछूंगी कि अगर आप ईसाइयों को दे सकते हैं, अगर आप पारसीज को दे सकते हैं जो इस्लामिक नहीं है, और अगर उन पर हो रहा है, तो फिर आप व्हाई कांट यू गिव इट मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, ऐसे तो फिर दुनिया भर से देश में जो आए सबको नागरिकता दे। तो अमेरिका तो करता है ना, सबको ले हम भी लेता है। करते हैं, अप्लाई करे वो घुस कर नहीं आ सकते। उनको ऑफिशियल एयरपोर्ट से, ऑफिशियल पोर्ट से, ऑफिशियल लैंड पोर्ट से आने की परमिशन ही नहीं है, इसलिए बेचारे घुस कर आते हैं, शरण में आते हैं। अमित भाई, वो आपका एक वो इंटरव्यू बार बार लूप पे चल रहा है हर जगह कि क्रोनोलॉजी समझिए, सीए के बाद एनआरसी आएगा। देखिए, ऐसा है स्मिता जी, सीए का कानून अभी चर्चा पर है। एक, इसमें एनआरसी का कोई प्रोविजन नहीं है। 2, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। 3, अगर विपक्ष को ये चाहिए कि उनसे चर्चा हो, तो कोई भी कानून करने से पहले और बाद में संसद में चर्चा होती ही है। तो दोनों को मिक्सअप कर आप क्या लेना चाहते हो? अभी सिर्फ सीए चर्चा में है। ममता बनर्जी पे आती हूँ। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बीजेपी जो है ये हिंदू मुसलमान का खेल कर रहे हैं, और उन्होंने ऑडियंस को कहा कि आपकी प्रॉपर्टियां छिन जाएंगी, आपके बच्चों का एजुकेशन खत्म हो जाएगा, आपको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, और डिटेंशन कैंप ऑलरेडी हैं। तो ये सीए के जरिए 15 से लेके 20 लाख लोगों की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। देखिए, मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है, प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं, बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए ये कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है घुसपैठ रोकिए।
नहीं रोक रही है वो नहीं कर रही, आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रही। आसाम में कंप्लीट घुसपैठ रोक गया क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। किस तादाद तक घुसपैठ हुआ है और कब से हो रहा है? देखिए, इसके अधिकृत आंकड़े जब तक राज्य सरकार कोऑपरेट न करे ढूंढना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कलेक्टर के हाथ में पूरा मसले। वो दिन दूर नहीं है जी, वो दिन दूर नहीं है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम इसको कड़ाई से रोकेंगे। इसीलिए तो आपको चाणक्य चाणक्य कहते हैं पॉलिटिक्स। नहीं, मैं मानता हूं कि अगर इसी प्रकार की पॉलिटिक्स आप करेंगे, इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के साथ अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर घुसपैठ होने देंगे, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का विरोध करेंगे, तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए दो शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है या जान के नहीं कर रही? अब मैं तो जो बोलती है वो सच मानता हूं, इसलिए कह रहा हूं मालूम नहीं है। आपने कहा हर जगह लागू होगा। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों ने कहा है कि हम यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे। क्या उनके पास ये अधिकार है कि वो लागू नहीं करने देंगे? वो भी समझ रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को दिया गया है। एक केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। तो नागरिकता के बारे में कानून और कानून का इम्प्लीमेंटेशन, वो दोनों हमारे संविधान की 246/1 अनुच्छेद के माध्यम से इसको शेड्यूल 7 में डाला गया है, जो केंद्र की इसकी तमाम शक्तियां केंद्र को दी गई है। पर जैसे वेरिफिकेशन वगैरह है, पूरा जो ग्राउंड पे तो चेकिंग होगी ना, वो सब तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेंगे। क्या वेरीफाई करना है? सिर्फ पोर्टल के थ्रू? वो तो इंटरव्यू में लेकर आएंगे कि मैं बांग्लादेश से आया हूं, देखिए मेरा पुराना डॉक्यूमेंट है। और वो राज्य में नहीं होगा इंटरव्यू राज्य में भी हो सकता है, भारत सरकार करेगी। तो कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये करना ही होगा। मैं मानता हूं चुनाव के बाद सब कोऑपरेट करेंगे। ये पॉलिटिक्स के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स। और क्या यहाँ मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो शरणार्थी हैं, क्या वो तमिलनाडु में गए हैं? वहां पर मतलब स्टालिन इसको इतना बड़ा भाई, मैं कोई पॉसिबिलिटी छोड़ना नहीं चाहता। हाँ। एक भी है तो उसको नागरिकता देंगे। अभी लाने की क्या जरूरत थी? सारे जो विपक्ष के नेता हैं सब कह रहे हैं कि ये ठीक चुनाव के पहले नोटिफिकेशन लेके आए हैं। पहली बात तो सीए की जरूरत क्या थी, और इसकी नोटिफिकेशन चुनाव के 2 या 3 महीने पहले? देखिए, मैं पहले टाइमिंग की बात करता हूँ जी। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभिव्यक्त कर दी है। चुनने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को मान्यता मिल गई है। रूल्स फॉर्मेलिटी है। अब टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है। अब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का? तो इतने साल तो हुआ नहीं ना, 2019 के बाद अब हुआ है। स्मिता जी, मुझे एक बात बताइए, व्हील ऑफ लेजिस्लेटर, व्हील ऑफ गवर्नमेंट
बिल से प्रकट होता है या रूल से प्रकट होता है? ऑब्वियसली बिल से। रूल व्यवस्था करता है, जो करने में पहले कोविड के कारण और बाकी सारे पॉलिटिकल इश्यूज के कारण लेट हुआ। मगर कब से नागरिकता मिलेगी? तो 2014 के पहले से। वो थंब रूल वहीं का वहीं है। आज क्या फर्क पड़ गया है बताइए? कोई फर्क नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को के लिए ये पॉलिटिकल गेन का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए करोड़ों शरणार्थियों को उनका अधिकार देने का मुद्दा है, उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है और उनकी 3 पीढ़ी को न्याय देने का मुद्दा है, जो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया।